Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the poem The Laburnum Top. इस पोएम में जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने क्या देखा कि उस पेड़ की हालत, लैबर्नम ट्री की हालत कैसे चेंज हो गई, कैसे बदल गई उसकी हालत किसी पक्षी के आने के वजह से, गोल्डफिंच के आने के वजह से। वहाँ पर हम लोगों को एक मशीन वर्ड भी मिला था और फिर ट्री के बारे में बताया गया कि ट्री पर यह असर पड़ा था कि ट्री जो है उसमें हलचल होने लगी थी, एक्साइटमेंट आ गया था उस ट्री में, लैबर्नम ट्री में। और ये हलचल और एक्साइटमेंट जो है ये हमें इंडिकेट करता है लाइवलीनेस के तरफ। मतलब जैसे पेड़ के बारे में पहले बोला गया कि द लैबर्नम टॉप वॉज लाइक डेड, लेकिन वो डेड चीज़ जो है अब वापस लाइवलीनेस की तरफ आ रहा है आफ्टर द अराइवल ऑफ द मदर गोल्डफिंच। तो ट्री के बारे में बताया गया था, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। उसके आगे, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहां पर इंजन वर्ड जो है इसका बहुत अलग, बहुत पेक्यूलियर मीनिंग निकलता है। अब इंजन तो हम लोग इंजन बहुत तरह का इंजन समझते हैं, यहाँ इंजन किसको बोला गया है? यहाँ इंजन बोला गया है मदर गोल्डफिंच को। जैसे उसके बच्चों को बोला गया था क्या? उसके बच्चों को बोला गया था मशीन। बच्चों को मशीन बोला गया क्योंकि बच्चे वैसा साउंड निकाल रहे थे जैसे किसी मशीन के स्टार्ट होने पर साउंड आता है। और फिर आगे इंजन वर्ड यूज किया, इंजन ऑफ हर फैमिली। तो इसका मतलब है कि गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अपने फैमिली के लिए इंजन का काम करती है। इंजन का काम क्या होता है? बेसिकली इंजन का काम होता है व्हीकल को चलाना, आगे बढ़ाना। इंजन के बगैर कोई भी मशीन वेस्ट है। मशीन तभी काम करेगा जब इंजन लगा हुआ रहेगा। तो इसके जो बेबी वंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो मशीन हैं और मदर गोल्डफिंच इंजन का काम करती है। वही है जो उस मशीन को चला रही है, मतलब उनका पालन पोषण कर रही है, इसीलिए उसको इंजन बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंजन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? इंजन गोल्डफिंच के लिए यूज़ किया गया है। वो गोल्डफिंच अपने बच्चों और उस लैबर्नम ट्री दोनों के लिए इंजन का काम करती है। सी स्टोक्स इट फुल। अब यहां स्टोक्स वर्ड यूज किया गया और मैंने स्टोक्स का मतलब यहां आपको बताया है वर्ड मीनिंग में। यहां देखिए स्टोक्स, ये मैंने डिस्कस भी किया था। स्टोक्स का मतलब है एडिंग फ्यूल। और इस पोएम के अनुसार गोल्डफिंच जो है वो अपने फैमिली को भोजन प्रदान करती है ना? और वो भोजन उन बच्चों के लिए, उसकी फैमिली में जो बच्चे हैं, वो भोजन बच्चों के लिए क्या चीज़ का यूज़, किस चीज़ के रूप में यूज़ होता है? फ्यूल के रूप में। खाना जो है हम लोग खाते हैं
वही फ्यूल से हम लोग चलते हैं। तो लिखता है कि गोल्डफिंच जो है वो अपने फैमिली को फ्यूल प्रोवाइड करती है। स्टोक्स का ये मतलब है, फ्यूल ऐड करना मतलब खाना प्रोवाइड करना। तो ये लाइन जो पोयम का लाइन है, इसमें लिखा गया शी स्टोक्स इट फुल। वो अपने बच्चों को पेट भर, फुल लिखा है, वो अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है। मतलब कि वो फुल टैंक फ्यूल भर देती है उनमें। टैंक में फ्यूल आता है तो फुल टैंक फ्यूल समझते हैं आप, पूरा भर पेट। और उसका यहां मतलब है भर पेट भोजन। जो लिखता है शी स्टोक्स इट फुल, मतलब कि वो अपने बच्चों को भोजन करवाती है और पेट भर भोजन कराती है, फुल भोजन कराती है। उन बच्चों में भोजन के रूप में वो फ्यूल ऐड कर रही है ताकि मशीन चलते रहे। देन उसके बाद जब वो खिला लेती है अपने बच्चों को, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। यहां पे फ्लर्ट्स वर्ड का मतलब मैंने बताया था मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इस पोयम के कंटेक्स्ट में फ्लर्ट का मतलब है कि एक डाल से दूसरी डाल पर जाना, उस गोल्डफिंच का ये मतलब है फ्लर्ट का। लिखता है फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। बच्चों को क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद, बच्चों को स्टोक्स करने के बाद गोल्डफिंच क्या करती है? तो वो फ्लर्ट्स करती है आउट टू अ ब्रांच एंड। मतलब है कि गोल्डफिंच खाना खिलाने के बाद उस पेड़ के एक डाल से दूसरे डाल तक जाती है, फिर तीसरे डाल पे जाती है। मतलब उस पेड़ में इधर उधर वो घूमती है। अब उस पेड़ में इधर उधर वो घूम रही है, डाल डाल पे वो घूम रही है, तो उसके पीछे एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है वो कि वो क्यों घूम रही है। ब्रांच ब्रांच वो घूम घूम करके ये एश्योर करना चाहती है कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं उसके बच्चों को या उसके नेस्ट को। इसीलिए वो ब्रांच ब्रांच जा करके फ्लर्ट करती है, इधर उधर हर ब्रांच पे जा करके बैठती है। और ये उसके केयरिंग नेचर के बारे में है कि वो ये अलर्ट रहना चाहती थी और देखना चाहती थी कि कहीं से कोई खतरा ना हो। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहां एक वर्ड आया बेयर्ड फेस। इसका मतलब मैंने आपको बताया है, वर्ड मीनिंग में देखिएगा। बेयर्ड फेस का मतलब हुआ कवर्ड फेस या हिडन फेस, मतलब ऐसा चेहरा जो छुपा हुआ हो। और यहां देखो क्लियरली लिखा है मास्क। तो मास्क जब आप पहनते हैं, आजकल तो मास्क सबके लिए ज़रूरी हो गया है, सब लोगों ने यूज़ किया होगा। तो मास्क क्या करता है? मास्क जो है वो हमारे फेस को कवर्ड करने का काम करता है, हमारे आइडेंटिटी को छिपाने का काम करता है। तो उस चिड़िया के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जब वो एक डाल से दूसरे डाल जा रही थी, इधर उधर सब जगह जा करके वो एक तरह से इंस्पेक्शन कर रही थी कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा जब वो कर रही थी तो उस समय के बारे में ये बताया गया कि जब वो किसी डाल पे बैठती थी, जब वो चिड़िया थोड़ी देर के लिए, तो उसका जो चेहरा है ना वो हिडन हो जाता था।
उसका चेहरा हिडन हो जाता था, जैसे मास्क पहनने के बाद हिडन हो जाता है। अब उसका चेहरा हिडन होने का मतलब है चेहरा छिप जाता था। सवाल पूछेगा कि बेयर्ड फेस क्यों लिखा है, चेहरा किस चीज से छिप जाता है उस गोल्डफिंच बर्ड का। तो आंसर बहुत इजी है। मैंने जब आपको फोटो दिखाया था दोनों का, गोल्डफिंच बर्ड का भी और लैबर्नम ट्री का भी, तो बताया था कि लैबर्नम ट्री के जो लीव्स अभी बचे हुए हैं वो येलो हो चुके हैं, और उसके जो फ्लावर्स भी होते हैं वो भी येलो कलर के होते हैं, और हमारा जो बर्ड है गोल्डफिंच वो भी येलो कलर की होती है। तो येलो कलर मैचिंग होने के वजह से, अब लीव्स भी येलो कलर का है अगर पेड़ का, और फूल भी अगर येलो कलर के हैं पेड़ में, और उनके बीच अगर येलो कलर की चिड़िया बैठ जाए तो क्या होगा कि उस चिड़िया को आसानी से नहीं देखा जा सकेगा, वो छिप जाएगी उस येलोनेस के पीछे, क्योंकि सिमिलर है कलर, पत्ते भी येलो है, फ्लावर भी येलो है और चिड़िया भी येलो है। तो चिड़िया अगर बैठ जाए तो उसका चेहरा जो है वो छिप जाएगा, नज़र नहीं आएगा, और ऐसा लगेगा जैसे कि मास्क पहनने से जैसे चेहरा छिप जाता है, वैसे चेहरा जो है उस चिड़िया का बेयर्ड फेस हो जाता है, मतलब हिडन फेस हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि इसका मीनिंग क्या है बेयर्ड फेस का, तो आप इजीली बता सकते हैं येलो कलर, लीव्स येलो कलर के, फूल येलो कलर के, और चिड़िया भी येलो कलर की। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब चिड़िया बैठती है पेड़ के डाल पर, एक डाल से दूसरी डाल पर, तो उसका चेहरा नज़र नहीं आता है आसानी से, क्योंकि वो येलो येलो चीज़ में मैच हो जाती है, उसका भी कलर येलो है इसीलिए। ये था हमारा सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में क्या डिस्कस किया है, एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया ओरली, पर रिटन में भी देखते हैं, कुछ नई बातें भी रिटन में पता चलेंगी, ये जो क्वेश्चन आंसर में मदद करेगी। इसी पैराग्राफ के पहले पॉइंट में लिखा है, द डेथ लाइक सीन हाउएवर चेंजेस एज सून एज द गोल्डफिंच कम विथ अ ट्विचिंग चिरप। उस लैबर्नम ट्री पर जो डेड लाइक सीन था वो बदल जाता है। कब बदलता है? जब गोल्डफिंच आती है ट्विचिंग करते हुए और चिरपिंग करते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए और आवाज़ निकालते हुए जब गोल्डफिंच आती है, तो जो डेथ लाइक सीन था लैबर्नम ट्री का वो चेंज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, गोल्डफिंच इज अ ब्राइट येलो कलर्ड बर्ड। गोल्डफिंच जो है उसका कलर तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ब्राइट येलो कलर बर्ड। ट्विचिंग चिरप मीन्स शॉर्ट चिरपिंग साउंड। ट्विचिंग और चिरप ये भी हम बता चुके आपको ओरली कि ये साउंड को बोला गया है। फिर लिखता है, द बर्ड इज क्वाइट प्रिकॉशियस। ये प्रिकॉशियस वर्ड देखो, द बर्ड इज क्वाइट प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस वर्ड कहां से बना? प्रिकॉशन से। और प्रिकॉशन का क्या मतलब होता है? सावधानी। तो इसका मतलब है कि वो बर्ड जब वहां आई थी तो काफी सावधानी से थी, वो सावधान थी, प्रिकॉशियस थी। वाइल सिटिंग एट द ब्रांच एंड ऑफ द ट्री, जब वो पेड़ पे आके बैठी तो वो बहुत प्रिकॉशियस थी, अलर्ट वर्ड यूज किया था जो, एंड हैज सडन क्विक मूवमेंट। और उसका मूवमेंट जो था वो सडन क्विक मतलब स्मूथ मूवमेंट जो हम बताए थे उसको लिखा है कि सडन क्विक मूवमेंट था, वो प्रिकॉशियस थी। परहैप्स इट इज लुकिंग आउट फॉर एनी डेंजर
दैट माइट बी देयर। और उस गोल्डफिंच के प्रिकॉशियस होने का और जो सडन स्विफ्ट मूवमेंट वो कर रही थी, इन दोनों का कारण परहैप्स में बताया गया कि शायद इसलिए क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि कहीं आसपास कोई डेंजर तो नहीं है, डेंजर दैट माइट बी देयर, खतरा जो वहां हो सकता था, वो उस खतरे को भांपने के लिए पहले सावधान रहती है, बैठती है, इधर उधर ब्रांच पे देखती है कि कहीं कोई डेंजर तो नहीं है। It then goes into the thick bark of the laburnum tree smoothly but abruptly with alertness। पहले जब वो देख लेती है ब्रांच के एंड पे इधर उधर देख करके बैठ करके कि जब उसको संतुष्टि हो जाता है कि कोई डेंजर नहीं है, तब वो क्या करती है, तब वो अंदर जाती है। देखो थिकनेस वर्ड लिखा हुआ था, शी एंटर्स द थिकनेस, उसको यहां डिस्क्राइब किया गया। शी एंटर्स इनटू द थिक बार्क ऑफ द लैबर्नम ट्री, और एंटर करने का जो उसका तरीका था वो काफी स्मूथ था, एब्रप्ट था और अलर्ट था। जो वो एंटर करती है थिकनेस में, थिकनेस मतलब अपने घोंसले की तरफ, तब उसका मूवमेंट बताया गया कि स्मूथ था, एब्रप्ट था और अलर्ट था। और यहीं पर तुमको कंपेयर किया था लिजार्ड के मूवमेंट से। देखो यहां लिखा होगा, और मैंने ओरली बताया तुमको कि उसके स्विफ्ट मूवमेंट को लिजार्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। As soon as she enters the tree, जैसे ही वो गोल्डफिंच ट्री एंटर करती है थिकनेस वाले पार्ट में, ब्रैकेट में लिखा है हर नेस्ट इज इनसाइड द लैबर्नम ट्री, उसका नेस्ट था। जैसे ही वो एंटर करती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप। लाइन में हम लोगों ने देखा था कि उसके एंटर करते ही ऐसा लगा जैसे कोई मशीन शुरू हो गया हो, और आवाजों के वजह से ये बोला गया, आवाजें रिपीटेड है, देखो चिटरिंग्स, ट्रिमर ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग्स। ये आवाजें कौन कर रहे थे? उसके बच्चे कर रहे थे अपने मदर के आने के खुशी में। तो लगा जैसे कि कोई मशीन स्टार्ट हो गया हो। द इमेज ऑफ द मशीन हेयर रेफर्स टू द यंग वंस ऑफ द बर्ड। यह भी मैंने बताया कि यहां पे मशीन किसको बोला गया है? बच्चों को बोला गया है। जो यंग वंस हैं, जो नेस्ट में है, उनको मशीन बोला गया। अ मशीन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन इट स्टार्ट्स। और जब मशीन स्टार्ट होता है तो काफ़ी नॉइज निकलता है, और बच्चे भी मदर के आने के वजह के बाद खुशी से नॉइज निकाल रहे थे, तो इसीलिए उनको मशीन बोला गया। फिर लिखता है सिमिलरली व्हेन द यंग बर्ड्स सी देयर मदर दे स्टार्ट चिर्पिंग लाइक अ मशीन। जब वो अपनी मदर को देखते हैं तो साउंड निकालने लगते हैं लाइक अ मशीन। फ्लैटरिंग देयर विंग्स फास्टली, वो अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हैं। इन जॉय, मैंने बताया खुशी में, इन जॉय एज देयर मदर हैज कम विथ फूड। अब खुशी किस बात की थी? बच्चों को मां के आने की खुशी तो थी ही, लेकिन और वो इसलिए खुश थे क्योंकि मां उनके लिए फूड लेकर के आई है। मां के आने की भी खुशी थी और भोजन लेकर के आई है, इस बात की भी खुशी थी उन बच्चों को। दे वर हंग्री एज वेल एज सैड बीइंग फार अवे फ्रॉम देयर मदर। वो बच्चे जो थे वो भूखे भी थे और दुखी भी थे। भूखे और दुखी थे, दोनों का रीजन एक ही है, क्योंकि उसकी उन लोगों की मदर जो है वो उनके पास नहीं थी, वो गई थी भोजन का व्यवस्था करने। तो मदर के बगैर बच्चे भूखे भी थे और सैड भी थे, इसीलिए मदर के आने के बाद वो बहुत खुश हो गए, पंखों को फड़फड़ाने लगे और अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। और अगर आपसे पूछा कि वो
किस लिए खुश थे, बच्चे किस लिए खुश थे, तो 2 रीजंस बताना। दोनों में से अगर एक रीजन चुनना पड़े तो बड़ा रीजन चुनना, क्योंकि वो हंग्री थे और वो जानते थे कि उनकी माँ उनके लिए खाना लेके आई है, तो इसलिए वो खुश थे, ज़्यादा खुश थे। नाउ द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स बिकॉज ऑफ द मदर बर्ड एंड हर यंग वंस। जो ट्री का लाइन हम लोगों ने पढ़ा, ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, अपनी माँ, वो जो गोल्डफिंच आई थी मदर बर्ड, और जो उसके आने से जो यंग जो थे उसके बच्चे, उन लोगों ने जो नॉइज़ किया, जो हलचल पैदा किया, उसके वजह से वो पूरा पेड़ जो है, वो जो साइलेंट और डेड पड़ा हुआ था, अचानक से लगा जैसे कि उसमें जान आ गई हो। ट्रेम्बल्स मतलब उसमें हलचल, मूवमेंट होने लगा पेड़ में, और थ्रिल्स मतलब कि एक्साइटमेंट, जान आ गई उस डेड पेड़ में बच्चों के चहचहाने से, मदर के आने के बाद। यहां पे पोएट क्या बताना चाहते हैं? द पोएट प्रोबेबली वॉन्ट्स अस टू फील हाउ अ डेड लाइक ट्री becomes alive because it has given space to the bird and her young ones. यहां पोएट ये बताना चाहते हैं कि फील करके देखो, लेट अस टू फील, वांट अस टू फील कि कैसे एक डेड लाइक ट्री जो पहले एकदम डेड अवस्था में था, बिकम्स अलाइव, वो अचानक से अलाइव हो जाता है। किसके वजह से? बिकॉज इट हैज गिवन स्पेस टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, क्योंकि उस पेड़ ने उस बर्ड को अपने पेड़ पर घोंसला बनाने दिया, जिसमें उस चिड़िया के बच्चे थे। तो मैंने जो एक रिलेशनशिप की बात की थी, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्री एंड अ बर्ड, वो यही रिलेशनशिप है कि द बर्ड हैव गॉटन शेल्टर, वो पेड़ बर्ड्स को शेल्टर देता है। शेल्टर का मतलब रहने का जगह। बर्ड को ट्री क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने का जगह देता है, और बदले में ट्री को क्या मिलता है? एंड द ट्री इन रिटर्न हैज गॉट लाइफ, और बदले में उस डेड ट्री को लाइफ मिलता है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे के लिए। उस पेड़ ने गोल्डफिंच को रहने की जगह दी अपने पेड़ पर, तो उस ट्री को भी उसके बदले कुछ मिला, और बड़ा चीज मिला, और वो चीज था लाइवलीनेस, लाइफ। इट गॉट अ लाइफ बिकॉज ऑफ द बर्ड एंड द यंग वंस। तो दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रोवाइड कराते हैं, तब म्यूचुअल रिलेशन बोला जाता है। तो यहां से देखो कि दोनों एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कराते हैं। ये वाला लाइन एग्जैक्ट बता रहा है आपको कि बर्ड को वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, और बदले में बर्ड उसको लाइफ प्रोवाइड करती है, ठीक है, ट्री को। द गोल्डफिंच इज दस द इंजन ऑफ हर फैमिली विच इंक्लूड्स द लैबर्नम ट्री एज वेल। अब वहां इंजन वर्ड आया था लाइन में, तो मैंने बताया था कि इंजन बोला गया है गोल्डफिंच को, क्योंकि इंजन जो है वही मशीन का मेन पार्ट होता है। अगर इंजन नहीं रहेगा तो मशीन काम नहीं करेगा। यहां बताया गया कि गोल्डफिंच किसके लिए इंजन का काम करती है। यहां बताया गया इंजन ऑफ हर फैमिली, मतलब गोल्डफिंच अपने फैमिली के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए इंजन का काम करती है, और साथ ही साथ
विच इंक्लूड्स द लैबर्नम ट्री एज वेल। और ये जो इंजन का काम मदर गोल्डफिंच अपने बच्चों के लिए करती है, तो यही इंजन का काम वो उस पेड़ के लिए भी करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डफिंच किस चीज का काम करती है, तो इंजन का काम करती है। अगर सवाल उलट के पूछा कि इंजन किसको बोला गया, तो गोल्डफिंच को बोला गया। अगर सवाल पूछा गया कि किसके किसके लिए वो इंजन का काम करती है, तो लिखा है कि वो इंजन का काम करती है अपने फैमिली के लिए, और उसकी फैमिली में वो लैबर्नम ट्री भी शामिल है। मतलब वो लैबर्नम ट्री के लिए भी इंजन का काम करती है, अपने बच्चों के लिए तो करती ही है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।